देखिए दोस्तों, ये क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 2 है और इसका हम पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। इसके जो भी ऊपर वाला पार्ट है ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिए, उसके बाद इस पार्ट पर आइएगा। चलिए शुरू करते हैं उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए। सबसे पहले हमें पढ़ना होगा कि हाउ डू एसिड रिएक्ट विद द बेसिस एंड रिएक्ट ईच अदर, यानी कि जो हमारे एसिड होते हैं वो बेस से किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, तो इसके बारे में देखना है कि एसिड बेसिस से किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है 2.6। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन, यानी कि NaOH क्या है, NaOH जो है हमारा एक तरह का बेस है, उसको एक टेस्ट ट्यूब में ले लेना है एंड ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फथलीन सोल्यूशन, और उसमें क्या ऐड कर देना है, फिनोल्फथलीन सोल्यूशन की 2 ड्रॉप्स ऐड कर देना है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सोल्यूशन, तो उसके बाद देखना है कि उसका कलर क्या हो जाता है। उसके बाद ऐड डाइल्यूट HCl सोल्यूशन टू द एबव सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप, उसके बाद धीरे धीरे आपको उसमें HCl ऐड करना है, यानी HCl क्या है, हमारा एसिड है। इज़ देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर, तो आप देखिए उसके बाद जब HCl आपने ऐड करा तो बेस में NaOH में कोई चेंज आया, देखना है। वाई डिड द कलर ऑफ फिनोल्फथलीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एन एसिड, यानी कि उसके बाद देखना है कि NaOH में जब हम लोगों ने फिनोल्फथलीन ऐड करा था, उसके बाद जब हम लोगों ने एसिड ऐड किया तो उसका कलर क्यों चेंज हो गया। नाउ ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH टू द एबव मिक्सचर, फिर उसके बाद आपको NaOH ऐड करना है उसी मिक्सचर के साथ, तो क्या होगा। डज द पिंक कलर ऑफ फिनोल्फथलीन रीअपियर, यानी कि जो पिंक कलर है क्या वो फिर से गायब हो जाता है। वाई डिड यू थिंक दैट दिस हैज़ हैपेंड, तो आप फिर से देखेंगे कि ये हुआ कि नहीं हुआ। देखिए दोस्तों, अगर आपको अभी इस एक्टिविटी को पढ़ने के बाद अगर समझ में नहीं आया है तो आगे सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बस आप इस वीडियो में बने रहें आखिर तक। उसके बाद लिखा है इन द एबव एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व दैट इफेक्ट ऑफ अ बेस नलीफाइड बाय एन एसिड एंड वाइस वर्सा, यानी कि हम जानते हैं कि जो बेस का इफेक्ट है उसको कौन ख़त्म कर देता है, एसिड, या फिर आपको ये भी मालूम होना चाहिए वाइस वर्सा का मतलब है कि बेस एसिड के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर सकता है और एसिड बेस के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर सकती है। तो ये चीज़ मालूम होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो लिखा है NaOH, देखिए हम लोगों ने हेडिंग में ही पढ़ लिया है ऊपर कि हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, यानी कि जो हमारी एसिड हैं या फिर बेसिस से कैसे रिएक्ट करती हैं, तो अब हमें वही पढ़ना होगा। इन द एबव एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व दैट द इफेक्ट ऑफ बेस, तो ये भी हमने पढ़ लिया है। अब हमें पढ़ना है कि एसिड और बेस कैसे रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे जो NaOH है ये हमारा क्या है, बेस है, और दूसरा HCl ये हमारा एसिड है। तो जब हम बेस और एसिड को रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे एक साल्ट बनता है जो कि NaCl है, और हमारा वाटर बनता है हमेशा। तो आपको ये याद रखना है कि जब कभी भी बेस और एसिड की रिएक्शन होती है तो एक साल्ट और दूसरा वाटर बनता है। उसके बाद लिखा है द रिएक्शन एबव एन एसिड एंड अ बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब कभी भी एक एसिड और बेस को आपस में रिएक्शन कराएंगे तो हमेशा सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा। उसके बाद जब कभी भी एसिड और बेस को आपस में रिएक्शन कराया जाता है तो हमेशा साल्ट और वाटर बनता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको याद कर लेना है, ये एसिड बेस को आपस में रिएक्शन कराएं और वहाँ पे साल्ट और वाटर बन जाए। इन जनरल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज, तो सामान्यतः हम कैसे इसको लिख सकते हैं, तो ये यहाँ पर लिखा है कि बेस होना चाहिए, एसिड होना चाहिए, तो हमारा हमेशा साल्ट और वाटर ही बनेगा और इसको ही बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और याद भी कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद पढ़ना है कि रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड, यानी कि जो हमारी मेटल हैं, मेटल की जो भी ऑक्साइड होती हैं वो एसिड के साथ किस तरीके से रिएक्शन करती हैं। मेटल ऑक्साइड का मतलब है जैसे आप कॉपर, सोडियम, ये जिंक, ये आपके सारे मेटल होते थे, और ऑक्साइड का मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए तो हमारा मेटल ऑक्साइड बन जाता है। तो जो भी मेटल ऑक्साइड है वो एसिड के साथ किस तरीके से रिएक्शन करती हैं ये पढ़ना है।
टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर, एक बीकर में आप कॉपर ऑक्साइड ले लीजिए, एंड ऐड डाइल्यूट HCl स्लोली वाइल स्टिरिंग, यानी कि स्टिरिंग का मतलब होता है उस पानी को हिलाते भी रहना है, एंड HCl में यानी कि एसिड में ऐड कर देना है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड हमारा क्या है, एक मेटल ऑक्साइड है, और हमारा HCl क्या है, एक एसिड है, यानी कि रिएक्शन, और हमने हीटिंग में क्या पढ़ा है कि मेटल ऑक्साइड को ही एसिड के साथ रिएक्शन कराना है। नोट द ऑर्डर ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन, उसके बाद जब आप HCl को कॉपर ऑक्साइड के साथ मिलाएंगे तो कौन सा कलर हो रहा है ये भी देखना है। तो व्हाट वाज हैपन टू द कॉपर ऑक्साइड, तो क्या होगा ये भी देखना है। यहाँ पे लिखा है यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन, तो आप देखेंगे कि जो सॉल्यूशन हमारा है उसका कलर किस तरीके से हो गया है, ब्लू ग्रीन हो गया है, और कॉपर ऑक्साइड जो है उसमें डिजॉल्व हो गया है किसमें, HCl में, एसिड में। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड इन द रिएक्शन। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लू ग्रीन कलर ये क्यों बना है, तो आप बताएंगे कि कॉपर क्लोराइड के कारण बन गया है। उसके बाद है द जनरल रिएक्शन बिटवीन अ मेटल ऑक्साइड एंड एसिड कैन बी रिटन एज, तो आपको जनरल का मतलब है कि ये रिएक्शन सबके लिए लिख सकते हैं, यानी मेटल ऑक्साइड और एसिड की जब रिएक्शन कराएंगे तो हमारा मेटल ऑक्साइड और एसिड की जब रिएक्शन होती है तो हमेशा साल्ट और वाटर बनता है, क्या बनता है। तो यहाँ से आप लोग एक चीज़ ये सोच रहे होंगे कि अभी जब हम लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा था, कौन सी रिएक्शन पढ़ा था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा था, तो उसमें ये पढ़ा था कि जब हम लोग एक बेस और एसिड की जब रिएक्शन कराते हैं तब भी हमारा क्या बन रहा था, सॉल्ट और वाटर बन रहा था, तब भी हमारा क्या बन रहा था, सॉल्ट और वाटर ही बन रहा था। और यहाँ पे जब हम लोगों ने मेटल ऑक्साइड देखा, उसकी जब एसिड के साथ रिएक्शन हुई तब भी हमारा क्या बन रहा है, सॉल्ट और वाटर ही बन रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसीलिए हो रहा है। तो आप यहाँ से एक दिमाग लगा सकते हैं कि हमारा जो मेटल ऑक्साइड है वो किस नेचर का रहा होगा, यानी कि मेटल ऑक्साइड हमारा बेस का ही काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, बेस का ही काम कर रहा है। तो आपको यहाँ से याद कर लेना है कि जो हमारे मेटल ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चल गई है। अब देखिए नीचे लिखा है नाउ राइट एंड बैलेंस इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन, यानी कि जो आप लोगों ने ऊपर रिएक्शन पढ़ा इसके बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं। सिंस मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, जो बात मैंने ऊपर समझाई यही बात इसमें लिखी हुई है, यानी कि जो मेटल ऑक्साइड है वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एसिड के साथ, और हमें देते हैं सॉल्ट और वाटर। सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस विद एन एसिड, जैसा कि आप लोगों ने बेस और एसिड की रिएक्शन करवाई थी। मेटल ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड, यानी कि आप ये भी समझ लीजिए कि जो हमारा मेटल ऑक्साइड है उनको हम बेसिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये सारी चीज़ें आपको हाईलाइट कर लेनी है। देखिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का फ़ायदा क्या है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अगर नोट्स नहीं बनाएंगे, आप अगर मेन चीज़ें हाईलाइट करके, तो आप बुक ही आपकी नोट्स का काम करेगी। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले बच्चों को फ़ायदे यही होते हैं। चलिए उसके बाद रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, इसका मतलब क्या है, अभी जैसे आपने कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन करा तो मेटेलिक था, कॉपर मेटल है। नॉन मेटेलिक का मतलब है कि वो नॉन मेटेलिक होगी, मेटल नहीं होगा, और उसके साथ ऑक्सीजन भी ऐड होगा। तो उनकी बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, यूज द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन एक्टिविटी 2.5। आपने ऊपर देखा था कि जब हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराई थी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद अ बेस, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो एक बेसिक नेचर है। रिएक्ट विद CO2 टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर, तो आपने देखा था कि जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की CO2 से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा साल्ट और वाटर बनता है। सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन अ बेस एंड एसिड, यानी कि ये भी सिमिलर है कि जो हमारा सिंस दिस सिमिलर टू रिएक्शन ऑफ, तो ये भी बिल्कुल सिमिलर है। कैसा, बेस और एसिड की जो रिएक्शन कराई जाती है, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी, विन कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ से एक आपको बात और समझ में आ चुकी है कि जो भी हमारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं वो किस नेचर के होते हैं, एसिड नेचर के होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पता होना भी
बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से आपको दो बातें समझ में आ चुकी हैं कि हमारे जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं बेसिक नेचर के, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो होते हैं बेसिक नेचर के, और जो हमारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं वो किस नेचर के होते हैं, वो होते हैं एसिडिक नेचर के। तो ये बात आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। यहाँ पे हम लोगों को ये पढ़ना है कि जितने भी हमारे एसिड होते हैं या फिर जितने भी सारे हमारे बेस होते हैं उनमें सब में कॉमन क्या होता है, समान बातें क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं। इन सेक्शन 2.1 वी हैव सीन दैट एसिड हैव द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि जो हमारे सारे एसिड होते हैं सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं, चाहे वो HCl हो, चाहे HCl हो, चाहे HNO3 हो, चाहे H2SO4 हो, इनकी सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। वी साइन एक्टिविटी 2.3 दैट ऑल एसिड आर जनरेट हाइड्रोजन गैस इन द रिएक्टिव मेटल। हम लोगों ने ऊपर देख लिया था पार्ट 1 में कि जब कभी हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस ही निकलती है। सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन इन ऑल एसिड, यानी कि हम लोगों ने ये समझ लिया कि जब हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो हाइड्रोजन गैस सभी के साथ निकलेगी जब एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन कराया जाएगा। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी, चलिए एक एक्टिविटी करते हैं, टू इन्वेस्टिगेट, पता लगाने के लिए, वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक, कि जितने भी कंपाउंड्स अगर वो हाइड्रोजन के पास है तो क्या वो एसिडिक होंगे। चलिए पता लगाते हैं। इसके लिए एक एक्टिविटी कराई गई है। टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एक ग्लूकोज ले लीजिए, अल्कोहल ले लीजिए, HCl ले लीजिए, H2SO4 ले लीजिए, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। फिक्स 2 नेल्स ऑन अ कॉर्क, यहाँ पे कॉर्क पे, ये जो कॉर्क है इस पे क्या कर देना है, दो नेल लगाना है। कनेक्ट नेल्स टू टर्मिनल, और 2 टर्मिनल पे लगा देना है, और बैटरी ऐड कर देना है। कितने बैटरी ऐड करना है, 6 वोल्ट की बैटरी होनी चाहिए। एक बल्ब लगा देना है, एंड अ स्विच, ऑन ऑफ के लिए स्विच लगा देना है ऑन द करंट, और करंट भी पास करानी है। रिपीट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि यहाँ पर कौन सी होना चाहिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक या फिर डाइल्यूट HCl, कोई भी एसिड ले सकते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, उसके बाद देखना है कि क्या होता है। रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली, बार बार एक्सपेरिमेंट करिए विद ग्लूकोज एंड अल्कोहल सोल्यूशन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या होगा, चलिए आगे देखते हैं। एक्टिविटी पढ़ लिया, समझ लिया होगा। यहाँ से आपको कुछ बातें सीखने को मिलेंगी, चलिए बताते हैं। यहाँ पे लिखा है द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन केस ऑफ एसिड। आप देखेंगे कि जो हमारा बल्ब है वो किसके केस में जलता है, ग्लो करेगा, तो एसिड के केस में, एज सोन इन फिगर 2.3, जैसा कि आप फिगर ऊपर दिखाया गया है। बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सोल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन आप देखेंगे कि जो हमारा ग्लूकोज है या अल्कोहल है उसके केस में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। ग्लोइंग ऑफ अ बल्ब इंडिकेट दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सोल्यूशन, यानी कि जब एसिड रहेगी तो बल्ब जो है ग्लो करेगा। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द एसिडिक सोल्यूशन ऑफ बाई आयन्स। तो देखिए आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्यों जाती है एसिडिक सोल्यूशन से, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, आयन्स होते हैं, आयन होते हैं, प्लस माइनस होते हैं। एसिड कंटेन H+ आयन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखिए आपको यहाँ पर जब पढ़ रहे होंगे तो आपको लग रहा हो कि यहाँ पर तो NCERT की सारी लाइन इंपॉर्टेंट होती है, तो ये सच बात है। NCERT की लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारी लाइन ही इंपॉर्टेंट होती है। एसिड कंटेन H+ आयन, तो एसिड जो होते हैं उसमें H+ आयन होता है, जिनको हम कटायन भी बोलते हैं, कटायन अनायन बोला जाता है। सच एज Cl-, HCl, NO3-, ये सब हमारे क्या हैं, आयन्स हैं जो माइनस वगैरह लगे हैं।
सिंस द कटायन प्रेजेंट इन द एसिड इज H+, तो कभी भी पूछा जाए कि जो हमारा H+ है वो क्या है, कटायन है जो कि एसिड में पाया जाता है। दिस सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन प्लस आयन, तो यहाँ पर यही मेन बात है कि जो एसिड होते हैं वो हमारे H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयन। इन सोल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड प्रॉपर्टीज रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग अल्कली सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो व्हाट कैन यू कंक्लूड। तो यहाँ पर यह है कि अब ये बता रहे हैं कि अगर आप बेस के साथ ये चीज़ कराएंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि बेस के साथ रिएक्शन कराने पे हमेशा क्या निकलता है, OH- निकलता है। तो ये बात भी आपको याद कर लेना है। एसिड केस में H+ आयन निकलते हैं और बेस के केस में OH- निकलते हैं, तो याद कर लेना है। What happens to an acid or base in a water solution? What happens to an acid or base in a water solution? क्या होता है एसिड और बेस का जब हम लोग वाटर सॉल्यूशन में ऐड करते हैं। What happens to an acid or base in water solution? क्या होता है जब हम लोग एसिड को बेस को जब वाटर सॉल्यूशन में ऐड करते हैं। डू एसिड प्रोड्यूस आयन, क्या जो एसिड होते हैं वो आयन निकाल लेंगे। ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, चलिए देखते हैं। एक्टिविटी लिखी हुई है। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो क्या मिलेगा देखते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस, ये बड़ी सारी नोटिफिकेशन आ रही है भाई। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। आप देखेंगे कि जब हम लोग HCl को वाटर में मिलाते हैं तो हाइड्रोजन आयन निकलते हैं। कौन से आयन, H+ आयन निकलते हैं। फ्रॉम द HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, लेकिन पानी नहीं होगा तो नहीं निकलेंगे। जैसे कि जब हम लोग HCl को वाटर मिलाते हैं तो हाइड्रोनियम आयन बनता है और क्लोरीन बनता है। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, कभी भी जो H+ आयन होता है वो अकेले नहीं होता है, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। वो किस फॉर्म में होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो हाइड्रोनियम आयन है वो हाइड्रोजन हमेशा क्या होता है, H+ आयन वाटर के साथ ऐड हो जाता है। दस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी सोन H+ AQ या हाइड्रोनाम, इस तरीके से। तो चाहे तो आप H+ आयन को H+ ही लिख दें, या फिर हाइड्रोनियम आयन किस तरीके से लिखा जा सकता है, H3O+ भी लिखा जा सकता है। तो ये आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। चाहे तो H+ लिखेंगे या फिर हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हैं इस तरीके से, तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग, ये हमने पढ़ लिया। यानी कि हाइड्रोजन प्लस वाटर जब ऐड हो जाता है तो क्या बन जाता है, हाइड्रोनियम आयन, इस तरीके से बन जाता है। वी हैव सीन दैट एसिड गिव हाइड्रोनियम एंड H+ आयन इन वाटर। वी हैव सीन दैट एसिड गिव, तो हमारे एसिड जो है हाइड्रोनियम आयन H+ AQ इस तरह बन जाता है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन अ बेस इज डिजॉल्व इन वाटर। चलिए देखते हैं कि जब हम लोग बेस को वाटर में मिलाते हैं तो क्या बनता है, OH- इस तरीके से निकलता है, जो कि हमने पहले आपको बता दिया। सोडियम और OH- आयन इस तरीके से बन जाता है। तो एसिड में H+ आयन बनते हैं और बेस में OH- आयन बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर और भी कई सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, तो चलिए बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर KOH है, ये हमारा क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। जब इसको हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक पोटेशियम बन जाता है और OH- यानी कि आयन निकलता है, क्योंकि KOH क्या है, एक बेस ही तो है, तो बेस में से OH- ही निकलता है। दूसरा हमारा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जब इसको हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीशियम और OH- यहाँ पर भी निकलता है। बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि अब यहाँ पर साफ साफ बात लिख दी गई है कि जो हमारे बेसिस हैं वो हमेशा OH- निकालते हैं। बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। तो यहाँ पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता चल गई कि जितने भी हमारे बेस हैं
और वो अगर किस में सोल्यूबल हो जाए, पानी में घुल जाएं, तो उनका ही नाम क्या बोल दिया जाता है, अल्कली बोल दिया जाता है। तो अल्कली का सिंपल इसका डेफिनेशन है, दोज बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड द एल्कलीज। तो आपको याद भी हो गया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। लिखी हुई है जितने भी ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, कि हमारे जितने भी सारे बेसिस होते हैं वो सभी तो डिजॉल्व नहीं होते हैं। एन अल्कली इज अ बेस, अल्कली भी एक तरह का बेस है, लेकिन वो क्या हो जाते हैं, वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया, दे आर सोपी इन टच। तो जितने भी अल्कली होते हैं, अल्कली के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर बता दी गई हैं कि वो साबुन के जैसे छूने में होते हैं, तीखे होते हैं और कोरोसिव नेचर के होते हैं। नेवर टेस्ट आर टच देम एज दे मे काज हार्म, और उन्हें हमें हाथ से नहीं छूना चाहिए या फिर उनको चखना नहीं चाहिए, स्वाद नहीं लेना चाहिए, नहीं तो क्या कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। विच ऑफ बेसिस इन टेबल 2.1 आर कॉल्ड अल्कलीज। तो कोई टेबल है उसमें सारे जितने भी हैं अल्कली है, अगर टेबल 2.1 आप देखेंगे तब। अब यहाँ पर लिखा है नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाइड द ऑल एसिड आर जनरेट। अब लोग हम अच्छे से जान चुके हैं कि जितने भी हमारे एसिड होते हैं वो H+ देते हैं, एंड ऑल बेसिस आर OH-। तो जितने भी बेसिस होते हैं वो क्या जनरेट करते हैं, OH- देते हैं। वी कैन व्यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज फॉलोज। हम लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी देख लिया कि जो हमारे एसिड होते हैं, बेस होते हैं, यानी कि एक न्यूट्रलाइजेशन में हमेशा साल्ट और वाटर ही बनता है। तो ये कुछ तरीके से दिखा दिया गया है कि यह मान लीजिए हमारा बेस है और ये हमारी एसिड है, तो जो हाइड्रोजन और OH हमेशा मिलके वाटर बना देता है, और जो चीज़ बनी वो हमारा क्या बना देता है, साल्ट बना देता है। तो एक दिखाने का तरीका है। तो हमारा जब कभी भी हाइड्रोनियम आयन और OH- आयन को मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद एन एसिड और बेस। चलिए देखते हैं क्या होता होगा। लेट अस सी, चलिए देखते हैं व्हाट इज इन्वॉल्व, क्या शामिल होता है, व्हेन वाटर इज मिक्स्ड, जब हम लोग वाटर को मिक्स करते हैं एसिड और बेस के साथ, क्या होता है, चलिए देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। यहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि ऐसी प्रोसेस जिसमें हम लोग एसिड या फिर बेस को वाटर में मिक्स कराते हैं तो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि जब हम कभी भी कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, HNO3 होता है, और दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, H2SO4। तो जब कभी भी H2SO4 या फिर नाइट्रिक एसिड को हम लोग मिक्स कराएं तो बहुत ही केयर करना चाहिए, क्योंकि ये क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कांस्टेंट स्टेरिंग। तो कभी भी जब आप लोग एसिड को वाटर के साथ मिक्स कराएं तो कांस्टेंट स्टेरिंग यानी कि उसको लगातार चलाते भी रहना है। इफ़ वाटर इज एडेड टू अ कंसनट्रेटेड एसिड, यानी कि जब कभी भी हम लोग वाटर को कंसनट्रेटेड एसिड के साथ मिलाते हैं, द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सर टू स्प्लैश आउट एंड काज बर्न्स। तो इससे क्या हो सकता है कि मिक्सर यानी कि एकदम से स्प्लैश आउट का मतलब है बर्न हो सकता है, एंड काज बर्न्स, और धीरे धीरे क्या हो सकता है, आपके हाथ भी चल सकते हैं। द ग्लास कंटेनर में आल्सो ब्रेक, और कई बार क्या हो सकता है कि जो हमारा ग्लास है, कंटेनर जो बर्तन हो वो भी टूट सकता है ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीटिंग निकलेगी। लुक आउट फॉर द वार्मिंग साइन, तो आप वार्मिंग साइन को देखिए। ऑन ऑफ द कैन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड पे बना होता है, एंड ऑन द बॉटल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पेलेट। तो आपने जब कभी देखा होगा तो साइन बने रहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। मिक्सिंग ऑन एन एसिड बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम। जब कभी भी एसिड या फिर बेस को वाटर के साथ मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है, रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसनट्रेटेड ऑफ आयन। तो उसमें हमेशा होता क्या है कि अगर एसिड को मिलाएंगे वाटर में तो उसमें हाइड्रोनियम आयन की संख्या कम हो जाएगी, और जब कभी भी हम बेस को वाटर में मिलाएंगे तो उसमें OH- की संख्या कम हो जाएगी पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से। सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड द डाइल्यूशन, और वाटर या बेस को पानी में मिलाने को ही क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एसिड और बेस इज कॉल्ड
सेड टू बी, और उसी को जो वहाँ का जो एसिड या बेस को जो पानी मिलाया जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूटेड एसिड या फिर डाइल्यूटेड बेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में भी आ गया होगा। ये पैराग्राफ पूरा आपको सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हाउ स्ट्रांग आर एसिड आर बेस सोल्यूशन, यानी कि जो हमारे एसिड होता है सोल्यूशन या फिर बेस सोल्यूशन कितने स्ट्रांग होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी नो हाउ एसिड बेस इंडिकेटर कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एन एसिड एंड बेस, यानी कि वी नो हम जानते हैं कि कैसे एसिड या फिर बेस इंडिकेटर जो होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड एंड बेस। तो यानी कि हम किसी भी जो सब्सटेंस है उनको एसिड या बेस में डिवाइड करना है तो हम किसकी सहायता लेंगे, इंडिकेटर की सहायता लेंगे। वी हैव आल्सो लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन, हम लोग पहले वाले सेक्शन में सीख चुके हैं अबाउट द डाइल्यूशन के बारे में सीख लिया है। डिक्रीज इन द कंसनट्रेशन, कि ये जो कंसनट्रेशन है H+ की OH- की कैसे कैसे कम हो जाती हैं। कैन वी क्वान्टिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयंस प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, कैन वी क्वान्टिटेटिवली, क्या हम उनकी गणना कर सकते हैं कि फाइंड द अमाउंट ऑफ आयन, कि किसी भी सोल्यूशन में कितने आयन प्रेजेंट हैं। कैन वी जज हाउ स्ट्रांग अ गिवन एसिड आर बेस, क्या हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी जो एसिड है वो कितना स्ट्रांग है या फिर बेस वो कितना स्ट्रांग है। वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो यस ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, लेकिन किसकी सहायता से, यूनिवर्सल इंडिकेटर की सहायता से। किसकी सहायता से, यूनिवर्सल इंडिकेटर की सहायता से कर सकते हैं। विच इज़ मिक्सर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, तो आपसे पूछा जाए कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, तो ये एक तरह का इंडिकेटर है लेकिन बहुत सारे मिक्सर है कई सारे इंडिकेटर का। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर, यानी कि जो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो अलग अलग कलर दिखाता है। डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द, तो यानी कि कोई भी सोल्यूशन है तो उसमें कितने हाइड्रोजन आयन है उसकी कंसनट्रेशन पर अलग अलग दिखाता है। आ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इन सोल्यूशन कॉल्ड द पीएच स्केल, एक ऐसी स्केल जो हाइड्रोजन आयन को मेज़र करती है कंसनट्रेशन को किसी भी सॉल्यूशन में, उसको बोलते हैं पीएच स्केल। तो उसके लिए एक पीएच स्केल बनाई गई है। द पी इन पीएच स्टैंड फॉर, यानी कि जो हमारा पीएच वैल्यू है उसमें का जो पी है उसका मतलब क्या होता है, पोटेंस जो होता है जर्मन में उसका मतलब है स्टैंड। मीनिंग यानी कि अच्छा इसका मतलब हिंदी में क्या होता है, तो मीनिंग होता है पावर, पावर होता है। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मीज़र, जो हम पीएच स्केल होती है उस पर क्या मेज़र करते हैं, पीएच वैल्यू मेज़र करते हैं जनरली फ्रॉम जीरो से लेकर 14 तक। जो जीरो की वैल्यू होगी वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है और 14 का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा एल्कलाइन होती है। पीएच शुड बी थॉट ऑफ सिंपली एज अ नंबर विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सोल्यूशन। तो पीएच एक तरह का सिंपली एक नंबर है जो कि क्या बताएगा, जो इंडिकेट करेगा कि कोई भी चीज़ एसिडिक कितना है या फिर बेसिक नेचर सोल्यूशन के बारे में बताएगी। हाइयर द हाइड्रोनियम आयन, अगर जिसमें हाइड्रोनियम आयन की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो उसको एसिडिक बोल देंगे, जिसमें पीएच वैल्यू यानी कि अगर हाइड्रोनियम आयन के नंबर कम है तो उसको हम बेसिक बोल देंगे। द पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सोल्यूशन, न्यूट्रल सोल्यूशन का मतलब क्या है कि जो ऐसा सब्सटेंस या ऐसा सोल्यूशन जो ना ही एसिड है ना ही बेस, क्या बोलेंगे, न्यूट्रल सोल्यूशन। और वैल्यूज की कितनी होती है, 7। वैल्यूज लेस देन 7, अगर कोई भी वैल्यू अगर 7 से कम है तो उसको पीएच स्केल क्या बताता है कि ये एसिडिक सोल्यूशन है। और एज द पीएच वैल्यू इंक्रीज, जैसे जैसे पीएच वैल्यू इंक्रीज होती है 7 से 14 तक, इट रिप्रेजेंट इट इंक्रीज OH-, तो जैसे जैसे 7 से वैल्यू बढ़ती जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, OH- वाला आयन कंसनट्रेशन बढ़ने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। दैट इज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ अल्कली, क्योंकि जैसे हम 7 के ऊपर वाले नंबर पे जाएंगे तो अल्कली मेटल आने लगते हैं, यानी कि बेसिक नेचर बढ़ने लगता है। जनरली पेपर इम्प्रीग्नेटेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज फॉर पीएच, तो यही सारी चीज़ें होती हैं। चलिए देखिए बेस इसी के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ये आपकी पीएच स्केल है और इसमें कई सारी चीज़ें हैं कि जैसे कि जब हम इधर से शुरू करेंगे तो यहाँ से 0 की वैल्यू शुरू होती है, कहाँ तक जाती है, 14 तक। ये है आपका 7 और
देखिए 0 पे बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, जैसे अगर एग्जैक्ट 7 पूछा जाता है तो कैसा हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, ना ही एसिड ना ही बेस। 0 से जैसे जैसे हम 7 की तरफ बढ़ते हैं तो उधर क्या होगा, एसिडिक नेचर इधर की तरफ घटता जाएगा, और 7 से हम जैसे जैसे इधर के 14 की तरफ बढ़ेंगे तो बेसिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। और 7 से अगर उल्टा हम 0 की तरफ बढ़ें तो एसिडिक नेचर इंक्रीज़ होता है। 0 से 7 की तरफ जाएंगे तो H+ की वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि इधर इधर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं क्या होता है, H+ आयन जो है डिक्रीज होने लगता है, और इधर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे OH- जो है इंक्रीज होता है। तो ये सारी बातें बता दिया मैंने। वेरिएशन ऑफ pH विद द चेंज इन कंसंट्रेशन H+ OH- आयन, तो ये सारी बातें लिखी हुई हैं। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें लिखी, कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये एक तरह की pH स्केल ही है, और इसमें लिखा है कि जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, एसिडिक होते हैं। लेमन जूस की वैल्यू होती है 2.2 जो कि एसिडिक नेचर है। प्योर हमारा अगर ब्लड की बात करी जाए तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो एग्जैक्ट 7 की वैल्यू होती है, एग्जैक्ट 7 की बात करी जाए तो न्यूट्रल होते हैं। लेकिन जो हमारा ब्लड है अगर pH स्केल के हिसाब से देखा जाए तो इसकी वैल्यू है 7.4। अगर 7 से जैसे ही ज़्यादा हुआ तो कैसा नेचर होता है, बेसिक। यानी कि जो हमारा ब्लड है वो भी एक तरह से कैसा है, बेसिक नेचर का है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, बेसिक नेचर है, क्योंकि इसकी वैल्यू pH स्केल पे 10 आती है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि एक हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, और इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 14 आती है, यानी कि बहुत ज़्यादा ही बेसिक होता है। बेसिक में क्या होता है, OH- की वैल्यू इंक्रीज होती है, कंसनट्रेशन इंक्रीज होती है। और एसिडिक में क्या होता है, H+ आयन की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये जो भी हमारे गैस्ट्रिक जूस हैं ये सब बहुत ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या है, 1.2 है। लेमन जूस की बात कीजिए 2.2 है। जो 4-5 वैल्यूज़ हैं आपको याद होना चाहिए। सम ऑफ कॉमन सब्सटेंस शोन इन द pH पेपर आर ओनली अ रफ गाइड। तो ये आपको समझाने के लिए कुछ वैल्यूज यहाँ पर लिखी गई हैं, जो कि आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब उसके बाद पढ़ना द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड बेसिस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H+ आयन। यानी कि देखिए किसी भी एसिड की जो स्ट्रेंथ है, पावर जो है, या फिर बेस की, वो किस पे डिपेंड करती है, तो नंबर ऑफ H+ आयन या फिर नंबर ऑफ OH- आयन। H+ आयन किसके लिए होगा, एसिड के लिए होगा, और जो हमारा OH- है वो बेस के आयन के लिए होगा। इनकी जो पावर है उसी पे डिपेंड करती है रिस्पेक्टिवली। इफ़ वी टेक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिडिक एसिड ऑफ द सेम कंसेंट्रेशन, अगर हम लोग HCl और एसिटिक एसिड, दोनों तो एसिड ही हैं, अगर बराबर बराबर ले लें, से 1 मोलर, मान लीजिए 1 मोलर ले लिया, देन दीज प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो उसमें क्या होगा, H+ आयन अलग अलग देंगे। क्यों, समझते हैं। एसिड दैट गिव राइज टू मोर H+ आयन, हम जानते हैं कि जो H+ आयन ज़्यादा दे देगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। द एसिड दैट गिव लेस H+ आयन, जो H+ आयन कम देगा उसको हम क्या बोलेंगे, वीक एसिड बोलेंगे। कैन यू नाउ से दैट वीक आर स्ट्रॉन्ग बेसिस आर, तो क्या आप आगे बता सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेसिस या फिर वीक बेसिस क्या होगा। तो हम किसके बेस पे बताएंगे, तो भैया यहाँ पे बताते हैं। जिस एसिड के H+ आयन ज़्यादा होंगे उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड है। जिस बेस के OH- आयन ज़्यादा होंगे उनको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। तो यानी कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि जिसके H+ आयन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जिसके बेस ज़्यादा है उसको क्या बोलेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है। इम्पॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, यानी कि जो अब हम लोगों ने pH स्केल के बारे में सीख लिया है, तो अब ये मालूम होना चाहिए इम्पॉर्टेंस ऑफ pH के बारे में आपने सीख लिया है कि pH स्केल क्या होती है। अब हमें देखना है कि इस pH स्केल का हमारी रोज़ की ज़िंदगी में क्या क्या काम है, और बहुत इंपॉर्टेंट है तो सीख भी लेना है। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स pH सेंसिटिव, क्या जो हमारे पौधे होते हैं या जो जानवर होते हैं क्या pH सेंसिटिव होते हैं।
चलिए देखते हैं। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये पता चल गई कि हमारी जो शरीर है वो कितनी पीएच की रेंज में काम करता है, तो 7 से 7.8 तक। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन द नैरो रेंज ऑफ पीएच रेंज। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी अगर सजीव जीव है तो वो सर्वाइव कर सकता है बहुत ही नैरो रेंज, यानी कि बहुत कम वैल्यू के बीच में। व्हेन पीएच रेन इज वाटर चेंज लेस देन 5.6, जब कभी भी बारिश होती है और उसकी पीएच की वैल्यू जब 5.6 से कम हो जाती है तो उसको हम क्या बोलने लग जाते हैं, एसिड रेन के बोलने लग जाते हैं। व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर्स, और जब कभी भी एसिड रेन जो है वो नदियों में बहकर जाता है पानी, तो इट लोअर द पीएच वैल्यू ऑफ रिवर वाटर, तो नदियों का पानी का पीएच वैल्यू कम हो जाता है। द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम डिफिकल्ट। तो जब कभी भी एसिड रेन का बारिश हो, वो बारिश हो जाए और वही पानी बहकर कहाँ पहुँच जाए, नदियों के पानी पहुँच जाए, तो जो एक्वेटिक लाइफ होती है, जो जलीय जीव है पानी में रहने वाले, उनको रहने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आप लोगों ने देख लिया कि पीएच वैल्यू की हमारी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा काम है। एसिड इन अदर प्लेनेट, तो एसिड दूसरे प्लेनेट पे कितना है। द एटमॉस्फेयर ऑफ विनस इज मेड ऑफ थिक वाइट, जो एटमॉस्फेयर है विनस का, विनस एक ग्रह है, वो थिक वाइट है, बहुत ही वाइट मोटा मोटा है। येलोविश क्लाउड, वहाँ पे जो बादल दिखाई देते हैं किस कलर के होते हैं, येलो कलर के होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट इन द प्लैनेट, तो क्या वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, तो नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि एसिड कितना ज़्यादा हार्मफुल है किसी के लिए भी। व्हाट इज़ द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैक यार्ड, यानी कि पीएच ऑफ अ सॉइल का पीएच वैल्यू क्या होना चाहिए, इसके बारे में देखते हैं। प्लांट रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज ऑफ फॉर हेल्दी ग्रोथ, यानी कि पौधे एक हेल्दी वृद्धि के लिए उनको एक पीएच रेंज की ही रिक्वायरमेंट होती है। टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट, यानी कि पीएच की वैल्यू जो ज़रूरत है पौधों को हेल्दी ग्रोथ के लिए, यू कैन कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस, आप अलग अलग जगहों से मिट्टी ले लीजिए और उनकी पीएच की वैल्यू चेक करिए। इन द मैनर ऑफ डिस्क्राइब द बिलो ऑफ एक्टिविटी, तो नीचे एक्टिविटी दी गई है किस लिए चेक करना है। आल्सो यू कैन नोट डाउन द प्लांट्स आर ग्रोविंग इन द रीजन फ्रॉम विच यू कैन कलेक्ट द सॉइल, तो किस तरीके के पौधे वहाँ पर उगेंगे वो आप पीएच स्केल का पता लगाएंगे कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, पीएच वैल्यू, तब उस हिसाब से पौधे लगाए जाएंगे। तो यानी कि यहाँ से आपको एक बात ये सीखने को मिली है कि किसी भी पौधे को उगने के लिए उसके हिसाब से पीएच वैल्यू पर भी डिपेंड करता है, यानी कि हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम है। उसके बाद बात हो रही है कि पीएच वैल्यू की हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कितनी इंपॉर्टेंस है, वो भी देख लेते हैं। यानी कि पीएच वैल्यू की हमारी की रोज़ की ज़िंदगी में कितना काम है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो हम खाते पीते हैं उसमें कितना काम है पीएच वैल्यू का। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप तो जानते हैं कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे पेट में एसिड पाई जाती है, कौन सी एसिड, HCl, तो वहाँ पर भी काम होता है। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, और जो हमारा एसिड है वो भोजन के पचाने में हेल्प करता है विदाउट हार्मिंग द स्टमक, बिना पेट को नुकसान पहुँचाए। ड्यूरिंग इनडाइजेशन, जब हमारा डाइजेशन होता है स्टमक में, प्रोड्यूस टू मच एसिड, जब कभी हमारे शरीर में खाना नहीं पचता है तो हमारे शरीर में क्या होता है, एसिड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है। एंड दिस काजेज पेन एंड इरिटेशन, तो इससे क्या होता है, आपके पेट में जलन और दर्द होने लगता है। टू गेट रीड ऑफ दिस पेन, और इस दर्द से आपको छुटकारा पाने के लिए पीपल यूज़ बेसेस, तो लोग क्या करते हैं, बेस का यूज़ करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटा एसिड बोलते हैं। तो यानी कि जब कभी भी आपको दर्द हो और आप जो भी चीज़ें खाते हैं दर्द से छुटकारा पाने के लिए, तो उनको क्या बोला जाता है, एंटा एसिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एंटा एसिड बोला जाता है, एंटासिड। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि एंटासिड क्या होता है, यानी कि एक तरह का बेस है लेकिन हम इसको खा रहे हैं एसिड से छुटकारा पाने के लिए, इसलिए इनको बोलते हैं एंटासिड बोलते हैं। उसके बाद है वन सच रेमेडी मस्ट बी हैव सजेस्टेड दैट यू हैड इन बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, दिस एंटासिड न्यूट्रलाइज। ये जो एंटासिड हम लोग खाते हैं, क्यों खाते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, यानी कि जो हमारे शरीर में एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई थी उसको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उसके इफ़ेक्ट को कम कर देते हैं।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू अभी हम लोगों ने पीएच स्केल पढ़ा था कितनी होती है, 10 होती है। ये एक तरह का बेस है, इज़ ऑफन यूज फॉर दिस पर्पस। तो हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी यूज़ कर सकते हैं जब आपके पेट में दर्द होने लगे तब। उसके बाद पढ़ना है पीएच चेंज, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके, यानी कि जब पीएच वैल्यू ही चेंज होने की वजह से हमारे दांतों में क्या हो जाती है, डिके होने लग जाते हैं, सड़ जाते हैं। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब हमारे दांतों में पीएच की वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है तब हमारे टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। टूथ एनिमल जो हमारे दांत होते हैं जिससे बने होते हैं, मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, इससे बने होते हैं। अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, यानी कैल्शियम फॉस्फेट का एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है। ये क्या होता है, इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। एनिमल जो है हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे शरीर में। इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ये पानी में डिजॉल्व नहीं हो सकता। बट इज कोरोडेड व्हेन द पीएच इन द माउथ इज बिलो एंड 5, यानी कि जब क्या होगा, जब हमारे दांतों में पीएच की वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है तभी ये टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड, हमारे दांतों में क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं हमारे मुंह में और वो एसिड प्रोड्यूस शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से शुगर बन जाती है। एंड फूड पार्टिकल्स रिमेन इन द माउथ आफ्टर ईटिंग, और क्या हो जाता है, शुगर प्रोड्यूस क्यों होती है, क्योंकि जब हम लोग खाना खाते हैं तो भोजन हमारे दांतों में रह जाता है और उसकी वजह से टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज क्लीन टू माउथ आफ्टर ईटिंग। तो इससे बचने का तरीका क्या हो सकता है कि जब कभी भी आप खाना खाएं तो मुंह से पानी ज़रूर साफ़ करना चाहिए, पानी से मुंह ज़रूर साफ़ करना चाहिए। यूजिंग टूथपेस्ट, या फिर दूसरा तरीका है कि आप ब्रश करें, टूथपेस्ट का यूज़ करें। विच आर जनरली बेसिक, क्योंकि हमारे जो टूथपेस्ट होते हैं किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन यूटिलाइज द एक्सेस ऑफ एन एसिड, जब हम लोग दांत के साफ करेंगे तो क्या करेंगे, हमारे एसिड की एक्सेस एसिड को ख़त्म करेंगे एंड प्रिवेंट टूथ डिके, और आपके दांतों का टूथ डिके धीरे धीरे बच जाएगा, आपके दांत सड़ने से बच जाएंगे। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू केमिकल वेयरफेयर, कई बार क्या होता है कि आपको जानवरों से या फिर पौधों की वजह से आपको दर्द हो जाता है, कई बार कि हनी बी आपको काट लेती, मधुमक्खी काट लेती है, पेड़ पौधे आपके कांटे लग जाते हैं, तो वहाँ पर भी एसिड की वजह से ही होता है। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे बचाव करेंगे जीवों से और पौधों से, कैसे बचाव करेंगे खुद का। हैव यू एवर बीन स्टंग बाई हनी बी, क्या आपको कभी किसी मधुमक्खी ने काटा है। बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच काजेस पेन एंड इरिटेशन, तो आपने कभी, जो बी स्टिंग होता है यानी कि मधुमक्खी का जो डंक होता है वो क्या करता है, वो एसिड छोड़ देता है आपकी स्किन में, जिसकी वजह से आपको पेन और इरिटेशन, जलन होने लग जाती है। यूज़ ऑफ अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा, तो हम उसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, या तो बेकिंग सोडा का यूज़ कर लें या फिर ऑन द स्टंग एरिया, और जहाँ पे डंक लगा हुआ था, डंक मार दिया था, वहीं पर अगर आप लगाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, थोड़ी देर बाद रिलीफ मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथनोइक एसिड, क्योंकि जो हमारा स्टिंगिंग हेयर है उसकी वजह से क्या हो जाता है, मेथनोइक एसिड हमारे शरीर में चला जाता है और उसकी वजह से बर्निंग पेन, जलन होने वाली दर्द होता है। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमें यहाँ पर नेचुरल सोर्सेज क्या है, नेचुरल सोर्सेज का मतलब क्या है कि कौन कौन से प्राकृतिक स्रोत हैं जिसकी वजह से हमें एसिड वगैरह मिल सकते हैं, तो ये है। जैसे कि जो हमारा विनेगर होता है, जिसको गांव में सिरका वगैरह भी बोलते हैं, उसमें कौन सी एसिड पाई जाती है, साइट्रिक एसिड। ऑरेंज में भी साइट्रिक एसिड पाई जाती है। टेमारिंड में आपकी टार्टारिक एसिड होता है। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होती है। सोर मिल्क, खट्टे दूध या दही जिसको बोलते हैं, लैक्टिक एसिड होती है। लेमन में भी साइट्रिक एसिड होती है। और एंट स्टिंग में मेथनोइक एसिड होती है। नेटल जैसे चींटी वगैरह काटती है तो वहाँ पर भी मेथनोइक एसिड ही होती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपने बता दिया, आपको याद कर लेना है।
उसके बाद अब हमें पढ़ना है मोर अबाउट साल्ट, यानी कि साल्ट के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद कर लेनी है। मोर अबाउट साल्ट, साल्ट के बारे में कुछ और बातें हैं। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट ड्यूरिंग द वेरियस रिएक्शन। हम लोगों ने ऊपर की सेक्शन में ये देखा है कि साल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है जब हम लोग अलग अलग रिएक्शन कराते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट द प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़। चलिए हम कुछ और तरीके देखते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेस देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है फैमिली ऑफ साल्ट, सॉल्ट की कुछ फैमिली के बारे में यहाँ पर दिया गया है। राइट द फार्मूला ऑफ साल्ट गिवन बिलो, यहाँ पर इनका फार्मूला लिखने का प्रयास कीजिए कि पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, ये सब तुम्हारे क्या हैं, ये साल्ट है, साल्ट की फैमिली है। तो एक बार पढ़ लेना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेसिस फ्रॉम विच द एबव साल्ट में ऑब्टेन। तो आप ये पता लगाइए कि जो ऊपर साल्ट हम लोगों ने पढ़ा है वो किन एसिड बेस से बने हैं, इसका पता लगाना है। साल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल्स, क्या होता है कि जो हमारे साल्ट हैं उनमें पॉजिटिव नेगेटिव रेडिकल्स होते हैं, यानी एक प्लस वाला है एक नेगेटिव वाला है, उनको रेडिकल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे NaCl है या फिर सोडियम सल्फेट है, बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट। तो किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, सोडियम सॉल्ट से। सिमिलरली इसी तरीके से जो हमारा सोडियम क्लोराइड है या पोटेशियम क्लोराइड है, बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ क्लोराइड साल्ट। तो ये किस फैमिली से कर रहे हैं, क्लोराइड सॉल्ट से। हाउ मेनी फैमिलीज कैन यू आइडेंटिफाई द एबंग सॉल्ट इन द एसिड एक्टिविटी। तो आप इसी तरीके से और कैसे पता लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। पार्ट 3 में ये लेक्चर ख़त्म कर देंगे, तो आप यहीं तक इसको पढ़ लीजिए। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा था तो उसको एक बार भी ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट पार्ट में आगे का पढ़ेंगे और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको ऐसे लेक्चर पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।